आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि थरूर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीराम। आपकी जीत के लिए आपको बहुत बधाई। आपने तीसरी बार तिरुवनंतपुरम सीट से जीत हासिल की है। जी हाँ, मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि हमारे तरफ से तो लड़ाई काफी सख्त रहा और अभी लग रहा है कि जो 1 लाख की मेजॉरिटी में मिले, जो केरला में कभी भी एक त्रिकोण कंपटीशन में कभी नहीं हुआ है, इस रिजल्ट से हम काफी संतुष्ट हैं। वही एग्जिट पोल में भी दिखा रहे थे कि आपकी सीट कहीं ना कहीं आप लूज कर रहे हैं। एग्जिट पोल जी, एग्जिट पोल्स, मैं तो वैसे भी एग्जिट पोल्स के बड़ी विश्वासी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जब अखबार में भी छुपा रहे थे कि देखिए 1 सीट तो जाने वाला है बीजेपी का, वो मेरा सीट, नेचुरली काउंटिंग दिन जरा सा हमें क्या बोलूं, जरा सा टेंशन था। लेकिन बात यह भी है कि जब लोग वोट करने के लिए आए वोटिंग दिन, हमें तो अच्छी तरह लगा कि हम जीत हमारी होने वाली है, क्योंकि बहुत लोग जहां जो हमें सपोर्ट करने वाले हैं वो लोग अच्छी तरह आए वोट करने के लिए। टर्नआउट तो बहुत बढ़िया रहा और इस बार भी मेरे विजय तिरुवनंतपुरम की टर्नआउट के अनुसार 4,15,000 वोट मुझे मिले। ये तो हमारे इतिहास में किसी को इतना वोट नहीं मिला। तो ये सब देखने से मुझे लग रहा है कि लोग आए और उनके विश्वास मुझ पर दिखाए, तो ये नेचुरली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। वही केरल की बात करें तो कांग्रेस का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस बार केरला में। बिल्कुल। क्या केरला में हमारे तो कोएलिशन सिस्टम है, हमारे तो यूडीएफ कहा जाता है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, क्योंकि हमारे खिलाफ तो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। एनडीए तो काफी छोटा सा है केरला में, बढ़ते जा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी भी एनडीए का मेरे ख्याल में 15-16% इलेक्टोरल सपोर्ट वोट्स थे उनके पास। तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, इसमें केरल के 20 सीट में 19 हमने जीत लिए। ये तो मेरे ख्याल में करीब 40 साल पहले 1977 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने पूरे 20 सीट भी ले लिए थे केरला में। लेकिन इस बार किसी का प्रतीक्षा नहीं था इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले, कि इतना बड़ा विजय हो सकता है। लेकिन हम केरल से अगर बाहर की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति आज की डेट में बहुत खराब है। 2014 में 44 सीट्स, 2019 में 52। कांग्रेस लगातार संकट में है, बाहर नहीं आ पाई है। तो इस हार की जिम्मेदारी, इस मैसिव डिफीट की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी हमारे सबके हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के सिर पे ये लगाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। विषय तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमें सब कुछ देखना है। हमारे संदेश, हमारे जो नैरेटिव कहते हैं अंग्रेजी में, जो लोगों को समझाया कि हम क्या करना चाहते हैं देश के लिए, हमारे विश्वास क्या है। दूसरी बात है कि हमारे संगठन में अगर कई शक्ति की कमी थी तो क्यों और कैसे। हमारे जो मैं मैसेजिंग कहना चाहता था हिंदी में, शायद हमारे संदेश को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 5 साल से बड़ी मार्केटिंग चल रही है। आपको मालूम है 9 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके, फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ। और वो 5 साल से लोगों के दिमाग के अंदर लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा स्ट्रांग मैन है हमारा देश का, कि वो ही हमारे देश को सुरक्षित रखेगा, कि देश के अंदर और बाहर बड़े शत्रु हैं। कम्युनिकेट करने में वो कामयाब रहे। तो मेरे ख्याल में कामयाबी रहे। और पुलवामा उनको जरा सा मदद किया है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, लेकिन पुलवामा के बाद ये मैसेज ज्यादा इफेक्टिव रहा कि लोग कहे देखिए बाहर से भी लोग हमें हमला करने की कोशिश में हैं, तो उनको रेजिस्ट करने के लिए मोदी जी चाहिए। बालाकोट को उसने इस्तेमाल किया, आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल किया। तो ये सब करके वो लोग अगर इलेक्शन जीते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की नाकामयाबी की वजह से हारे? मेरे ख्याल में ये सब समझना है, पढ़ना है। मैं यहां बैठ के तुरंत नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ऐसे विषय पे हमें ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स चाहिए, जहां हम हारे क्यों हारे, जहां हम जीते क्यों जीते, कैसे जीते। और जब आप देखते हैं कि एक उदाहरण दे दूं तो ये जो छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उज्ज्वला स्कीम से गैस सिलेंडर या स्वच्छ भारत पे टॉयलेट्स, आप देखिए कि
हमारे तरफ से हम जानकारी है कि टॉयलेट्स में मेरे ख्याल में 60% से ज़्यादा टॉयलेट्स में पानी नहीं है, तो टॉयलेट्स कैसे इस्तेमाल किया जाए। गैस सिलेंडर्स मैंने पढ़ा है कि 90% में रिफिल करने के लिए पैसे नहीं लोगों के साथ। तो एक बार आपने कुछ किया, उसके लिए आपको पब्लिसिटी मिला और आपको वोट भी मिल रहा है इस बार, उसके खिलाफ बताने के लिए कि ये ठीक नहीं था, ये काफ़ी नहीं था और हम इससे बड़ी सीरियस मदद करने के लिए तैयार थे न्याय स्कीम से, ये सब कहने में हमारी तरफ से कुछ कमी रही, शायद क्योंकि हमने बहुत देर से ये मैसेज सब शुरू किए। न्याय जो अच्छा स्कीम है, जो सारे गरीब लोग, हमारे 20% भारतीय परिवार को हर महीने 6,000 रुपये, एक साल में 72,000 रुपये दे देंगे कि किसी को गरीब नहीं जीना, किसी को भूखा नहीं रहने की जरूरत है, कि आपके जो बेसिक्स आपको सरकार दे देंगे, उसके बाद आप काम ढूंढ लीजिए जो कुछ करेंगे। ये पहुंचाना लोगों के मन में हमें टाइम काफी नहीं रहा और ये भी हमारे तरफ आप मानते हैं ये पहले होना चाहिए था, पहले ये स्कीम कम से कम 6 महीने पहले अगर किए, क्योंकि हमने जो पता किया कि करीब 50% इलेक्टोरेट को ये संदेश मिला है। लेकिन कौन है ये 50%? नागरिक जो नगर में रहते हैं, अखबार पढ़ने वाले या प्रोफेशनल्स, लेकिन उनको टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचा। टारगेट ऑडियंस नहीं, वो नहीं है जो गरीब लोग इनसे बेनिफिट मिलने वाले। उनको कैसे पहुंचा? गांव तक जाके, गरीब जगह जाके, स्लम्स पे जाके लोगों को ये मैसेज देने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए। आप अनपढ़ लोग को लीफलेट दे लेंगे तो वो क्या समझेंगे? आपको जाके बोल के बताना चाहिए। आउटरीच की जरूरत। ये शायद हमारे तरफ से बेहतर हो सकता था। लेकिन इस चुनाव के प्रचार के दौरान, उससे पहले भी राहुल गांधी ने लगातार रफाल का मुद्दा उठाया है। आप मानते हैं इस मुद्दे से कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है? क्योंकि जिस तरह से चौकीदार को लेकर नारे लगाए गए, उससे कहीं ना कहीं उसका एक्सेप्ट नहीं किया गया, पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया गया, उल्टा ये समझा गया कि प्रधानमंत्री को चोर कहा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है? देखिए, बात यह है कि रफाल विषय के ऊपर जो प्रश्न पूछा राहुल गांधी जी, ये प्रश्न तो बिल्कुल सही प्रश्न है जिसके लिए देश को जवाब मिलनी चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी जी ने, आप वो हिंदू अखबार देख लीजिए, समाचार पत्र में हर रोज फ्रंट पेज पे ये प्रश्न दिखा रहे थे, फाइल्स के कागज निकल रहे थे जिसमें कई चीजें एक्सेप्ट करना नामुमकिन था कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के लोग जाके फ्रांस में नेगोशिएट कर रहे हैं और ऊपर से प्रधानमंत्री के ऑफिस आके कुछ बदल रहा है। ये क्यों हुआ? ये सब प्रश्न के लिए ठीक तरह जवाब देना मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेदारी है। तो राहुल गांधी जी ये प्रश्न पूछने में ठीक रहा। बात सही है कि मोदी जी के जो इमेज इतने अच्छे हैं कि लोग ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी तरफ से कुछ गलती हो सके। और राहुल गांधी बहुत कोशिश किए बताने के लिए कि हम ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि एक डील तो था यूपीए के सरकार के टाइम पे, 128 हवाई जहाज इतने दाम के लिए, इसको क्यों बदला गया, ये 36 क्यों बना? उस वक्त हम 18 फ्रांस से खरीद रहे थे, बाकी सब भारत में हमारे पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बना रहा था, ये क्यों कैंसिल कर दिया? और ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी के आम पब्लिक के दिमाग में ये में सब समझना जरा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है। और मेरे ख्याल में जैसे कि विपक्ष ने बोफोर्स को इस्तेमाल किया था 30 साल पहले कि देखिए इतना, मेरे ख्याल में 80 करोड़ के बंदूक खरीदे हैं और उसमें से 1%, 10% जनसेपा वो लोग ले लिए थे उनको किसी के जेब में। ऐसे कहानी बहुत सिंपल कहानी है। रफाल की कहानी जरा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रश्न ज्यादा पूछना पड़ता है और ये सब समझाने में शायद दिक्कत आ गया। लेकिन एक शिकायत राहुल गांधी ने भी की है। उन्होंने हाल ही में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि जो उन्होंने नारा दिया था उसको सीनियर लीडर्स ने फॉलो नहीं किया, उस लीड को फॉलो नहीं किया गया। देखिए, मेरे अनुभव में ये ठीक नहीं, क्योंकि हमारे तिरुवनंतपुरम में मेरे हर भाषण में मैं यही प्रश्न पूछा जो राहुल गांधी पूछ रहे थे। शायद वो नारा नहीं लगा दिया क्योंकि हिंदी नारा तो केरला में नहीं चलेगा। केरला में चोर का मतलब है चावल, पका हुआ चावल है चोर, तो वो नहीं चलेगा केरला में। लेकिन जो प्रश्न है, जो विषय का जो सब्सटेंस है,
ये तो मैं बोला लोग बहुत ध्यान से सुने, लेकिन सही बात है कि समझना आसान नहीं है ये सब। लेकिन चौकीदार चोर है का जो नारा है, आपको लगा ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट गया है कांग्रेस के, क्योंकि सीधा ये प्रधानमंत्री को टारगेट करना और इस तरह के एलिगेशन लगाना, इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ? क्योंकि लोगों का जो इमेज है, जैसे आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री की जो इमेज लोगों के बीच में वो बिल्कुल अलग है इससे। देखिए, इसके बारे में मेरे कोई खास राय नहीं, कि मैं तो उत्तर भारत में नहीं था, मेरा काम तो सारा, मेरा फोकस भी केरला में रहा, तो इसलिए यहाँ लोगों को कैसा लगा, क्या रिएक्शन लगा, ये तो मुझे पता नहीं। आप लोग तो यही काम कर रहे हैं, आप लोग को शायद पता चलेगा माध्यमिक एक्सपर्ट्स को कि क्या हो रहा है, लोगों के क्या रिएक्शन थे। अब वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी उसका एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर वो चाहते हैं कांग्रेस की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाना, तो सीडब्ल्यूसी रोक क्यों रही है उनको? देखिए, बात यह है कि करीब 2 साल पहले हमें एक अभी लीडरशिप ट्रांजिशन हुई है, जहां एक यंग जनरेशन लीडर, एक जवान लीडर ये नेतृत्व लिया है उनके हाथ में। हाँ, 2 साल के अंदर जाना तो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि वही जितने भी ऊर्जा, जितनी भी कमिटमेंट से उसने 2 साल से कैंपेन किए हैं, उसी लेके हमारे रिवाइवल को भी वो चला। तो आप मानते हैं इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये हार एक आदमी की वजह से नहीं हुआ, और इसको रिवर्स करना भी सब लोग की जिम्मेदारी है। अगर हार में भी हम सब लोग की एक जिम्मेदारी है, और कल राहुल गांधी को हम ठीक तरह सहायता देके हर प्रदेश में हम अच्छी तरह काम किए, तो मेरे ख्याल में ये जो अभी देश में पूरा इतना बुरा मूड है कि कांग्रेस ने बुरी तरह से हारा, ये बदल सकते हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा जाना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि उनकी जगह गांधी परिवार से ही कोई आए। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस को लीड करने के लिए जरूरी नहीं है कि गांधी परिवार से ही किसी को सामने लाया जाए? देखिए, कांग्रेस में तो कई लीडर्स हैं, कभी भूल जाइए मत कि हमारे तो 2 प्रधानमंत्री, हमारे आखिरी 2 प्रधानमंत्री गांधी तो नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री, जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, गांधी परिवार के नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ गांधी परिवार प्रेसिडेंट। बात यह है कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि ये विषय खत्म हो जाए, कि राहुल गांधी जी सीडब्ल्यूसी की राय को मान के फिर प्रेसिडेंट स्थान लेके आगे चलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वक्त जब कठिनाइयां हैं, तो हमारे नेता हमारे साथ ही रहें इस कठिनाइयों को पार करने के लिए। और ये भी है कि कुछ महीनों में, मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4 महीने के अंदर 2-3 प्रदेश चुनाव आने वाले हैं। हमें तो नया लीडर को टाइम देने के लिए भी मुश्किल होगा। बेहतर है कि वो ही हमारे साथ आगे चले, और हम सब इसमें कॉन्सेंट्रेट करके आगे। थरूर साहब, वायनाड से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, उनको वायनाड से चुनाव लड़ने का सुझाव किसने दिया? क्योंकि आप केरल से ही हैं, आप जानते होंगे, ये सुझाव उनको किसने दिया? देखिए, हमारे पार्टी लीडर्स केरला से, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि देखिए, आप केरल में आने से एक अच्छा संदेश देंगे दक्षिण भारत को, कि जो भारत का प्रधानमंत्री करने का आग्रह है, वो उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी दोनों जीत सकता है। अभी हमें पता है कि शायद अमेठी के लोग इसको इतना अच्छा नहीं माना, और शायद उसके वजह से राहुल गांधी को कुछ तकलीफ हुई अमेठी में, लेकिन आइडिया तो अच्छा रहा। क्योंकि सही बात कहूं तो ये 5 साल में, मोदी सरकार के 5 साल में कई मतलब क्लीवेजेस हुए, कई डिविजन्स हुए हमारे देश में। हिंदू मुसलमान तो सब लोग जानते हैं कि इस विषय बहुत बुरी तरह से उठा गया। ऐसे भी उत्तर दक्षिण के बीच में कोई विषय आए हैं। लेकिन क्या इस बात का अंदेशा था कि राहुल गांधी अमेठी से हार सकते हैं, इसके चलते बेहतर यह होगा कि आप साउथ का रुख करें? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि हार के बहुत डर थे उस वक्त। आपको पता है कि राहुल गांधी जी तो मतलब हार के नजदीक भी नहीं आए 3-4 चुनाव में, तो वो नहीं था मेरे ख्याल में। अब लग रहा है कि शायद वायनाड पे भी उम्मीदवार होने के कारण कुछ लोग अमेठी में सोचे कि देखिए, उनको जिताने से भी क्या फायदा, वो रहेगा नहीं यहाँ, वो तो वहाँ जाएगा,
लेकिन ये लॉजिक अगर अप्लाई करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 का चुनाव भी बनारस से भी लड़ा था और गुजरात से भी लड़ा था, दोनों जगह से जीत गए थे। इस बार तो एक ही जगह चुन लिया, क्योंकि उनका अपनी जीत का आश्वस्त थे वो अपनी जीत को लेकर। देखिए, हमें भी लग रहा था कि उनकी जीत दोनों जगह से होगी, पता नहीं क्या हो गया अंत में। आप लोग जो उत्तर प्रदेश में जाके फर्स्ट हैंड देखे हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानेगा। कोalition की बात करें तो जिस भी राज्य में कोalition की कोशिश की गई, चाहे वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली हो, नहीं हुआ। यूपी की बात करें, कांग्रेस को बाहर रखा गया। कोalition ना होना, क्या आपको लगता है इसका एक बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा? नहीं, देखिए, बिहार में तो कोalition में फिर भी वहां हार हुए, कर्नाटक में कोalition था, वहां तो हुआ गया, महाराष्ट्र में कोalition था। नहीं, ऐसे बोलने से मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो कुछ हुआ है इसके लिए, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं। और लग रहा है कि कम से कम उत्तर भारत में, विंध्यास के ऊपर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में हर प्रदेश में बीजेपी की जीत काफ़ी बड़ी थी। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में तो ममता जी मेरे ख्याल में 28 सीट पकड़ के ले लिए। ये तो बड़ी छोटी सी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि उसने कर सका। पर टैली कम हुआ यूपी में भी मेरे ख्याल में 15-20 सीट तो हमारे गठबंधन, मतलब एसपी बीएसपी के गठबंधन ले लिए हैं। हमारी दिक्कत यह है कि यूपी में वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस अंदर आए, क्योंकि शायद उनका ये शक था कि अगर कांग्रेस अलग खड़े तो बेहतर है, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं है इस मंच में, गठबंधन के अंग है, कि जो कुछ लोग हैं जो जातिवाद मन में सोचते हैं, वो लोग अगर एक कांग्रेस उम्मीदवार नहीं है, शायद उनके वोट बीजेपी को जाएगा, एक सपा भाजपा बीएसपी का उम्मीदवार के लिए नहीं जाएगा। तो शायद ऐसे सोच के वो लोग कहा कि मत आइए, आप बाहर ही रहिए। लेकिन हमें कोई शक नहीं था कि अगर अंत में सरकार बनाने की बात होनी थी, कि ये लोग कभी भी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही आएंगे। तो हमें इतना बुरा नहीं लगा कि हम बाहर है गठबंधन से, क्योंकि हमें पता था कि हमारे देश में आजकल 2 किस्म के अलायंसेस होते हैं, प्री पोल और पोस्ट पोल। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्री पोल अलायंस के साथ आप सरकार बनाएं। कई बार इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद रिजल्ट्स देख के आप एक पोस्ट पोल अलायंस बना सकेंगे। और उनमें से मेरे ख्याल में बीएसपी, सपा, तृणमूल सारे हमारे साथ आने का चांस बहुत बड़ा था। लेकिन अब तो मौका तो नहीं मिला, तो प्रश्न उठाते नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप कोलिशन के बारे में जब सोच रहे हैं, इतनी सिंपल बात नहीं है कि सिर्फ आप प्री पोल अलायंसेस को देखें। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि चुनाव से कुछ दिन पहले और एग्जिट पोल के बाद खास तौर से ईवीएम को लेकर काफी सवाल उठाए गए, लेकिन नतीजे के दिन किसी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े नहीं किए। आपको लगता है बस एक बहाना था ईवीएम का? नहीं, बहाने के बाद नहीं, लोगों के मन में शक तो था, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक किसी ने कन्विंसिंगली नहीं दिखा सके कि ईवीएम को कैसे टैंपर करे। अगर आप कहते हैं कि हमारे मन में शक है, अरे हर व्यक्ति को हर विषय के ऊपर शक होने के कारण है, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत अजीब है कई जगह में। लेकिन अगर आप ये नहीं बता सकते कि ये लोग कैसे किए, ये क्या मतलब, अगर टैंपरिंग हुए तो कैसे हुए, साबित करना मुश्किल। तो साबित करना अगर मुश्किल है तो ये कहने में क्या फायदा? लोग नेचुरली कहेंगे भाई ये तो आप सोर लूजर हैं, आप तो हारने के बाद अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा बोल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। तो ये इसलिए ही मेरे ख्याल में जब हमारे तरफ से कुछ ना सबूत है, ना इस विषय को साबित कर सकते हैं, लोग इस विषय को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम हार तो गए, अभी हार तो मानना ही पड़ेगा। डायनास्टी, परिवारवाद को लेकर बीजेपी भी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बार बार अपने भाषणों में इसका जिक्र किया है। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में, जब देश में इस तरह का माहौल है एंटी डायनास्ट, तो ऐसे में एक और गांधी को उतारना पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कितना सही था? देखिए, भाजपा के अंदर ही 2 गांधी है और दोनों जीते। आप परिवारवाद के बोल रहे हैं। इस बार रिजल्ट्स के बाद मैंने देखा कि जिस पार्लियामेंट में एनडीए का 350 लोग हैं, 30% डायनास्ट है। 3 आगे परिवारवाद क्या होते हैं कि अगर आपका कोई बुजुर्ग है जो राजनीति में था, जिनके वजह से आप भी राजनीति में आए हैं, 30% एमपीज ऐसे ही हैं। मैं तो ऐसे नहीं हूं, मेरे पिताजी, ना मेरे मामा चाचा, कोई तो राजनीति में नहीं था, ना मेरे बच्चे मेरे साथ आना चाहते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, हमारे देश की रीति ऐसी है। आप बॉलीवुड में देखिए कि कोई एक्टर का बच्चा एक्टर बन जाता है या एक्ट्रेस बन जाती है। आप देखा है कि अगर आप
कल कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेहतर है कि आपका पिताजी भी वो करे। मैं तो एक बार ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कन्वेंशन का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। ये जो आई डॉक्टर्स बहुत स्पेशलिस्ट थी और उनका प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुझे बहुत खुशी से कह रहा था कि देखिए आज मुझे अच्छी खबर मिली, मेरा बेटा ये ऑप्थेल्मोलॉजी में क्वालिफिकेशन हो गया, मेरे साथ प्रैक्टिस में आएगा। मतलब हर प्रोफेशनल लोग, एक्टर लोग, स्पोर्ट्स लोग, राजनीतिक लोग, सब एक ही किस्म के भारतवासियां हैं, उनकी चिंता ऐसी ही होती है। तो इसलिए अभी कहना कि सिर्फ राजनीति में परिवारवाद नहीं चलेगा, जब हमारे सामाजिक आदत यह है कि परिवारवाद चलते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि ये क्या ठीक है या नहीं। और देखिए ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है ना, आपको अच्छी तरह मालूम है बीजेपी में है, एसपी में है, डीएमके में है, शिवसेना में है। कौन सी पार्टी, इतने ज्यादा पार्टी तो नहीं है जहां बिल्कुल बिना परिवारवाद से राजनीति चल रहा है। बीजेपी ने इन चुनाव में ब्रांड मोदी का अच्छे से इस्तेमाल किया है और उनको प्रोजेक्ट इस तरह से किया है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो उनको टक्कर दे सके? देखिए, होना चाहिए था। होना चाहिए तो अच्छी बात है कहना, लेकिन ये 5 साल जो बीजेपी की पब्लिसिटी और उनका प्रोपेगेंडा चल रहे थे जी। आप देखिए बीजेपी का काम के अलावा 5,600 करोड़ की पब्लिसिटी सरकार ने खर्च की है। ये तो पार्लियामेंट में दिखा दिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चुनाव के कुछ हफ्तों पहले। 5,600 करोड़ जब आप इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं कि आपने इतने अच्छी चीजें की पूरे देश में, तो इसको काउंटरैक्ट करना और किसी और की इमेज बिल्ड करना नामुमकिन है। किसी के पास इतने पैसे नहीं, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम भी ऐसे कर सके। मेरे ख्याल में यूपीए सरकार की पूरी पब्लिसिटी बजट से 10 बार ज्यादा बीजेपी खर्च की है। और ये हमारी एक शिकायत है कि आप पब्लिसिटी में ज्यादा खर्च कर रहे हैं और काम में कम। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, आपको लगता है कि कांग्रेस के पास भी अपना एक अमित शाह होना चाहिए स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे जो नेशन वाइड कांग्रेस को मजबूत कर सके? देखिए, हमें तो कई स्ट्रेटजिस्ट हैं, कई अनुभवी लोग हैं, लेकिन संगठन शक्ति जो बीजेपी के हैं, मैंने मान लिया कि उनके पास कई एसेट्स है। सिर्फ स्ट्रेटजी की बात नहीं, पैसे भी बहुत ज्यादा है हमसे। हर कंस्टिट्यूएंसी में लोग कहते थे कि बीजेपी की उम्मीदवार बाकी सारे पार्टीज के उम्मीदवार से 2-3 बार ज्यादा खर्च किए हैं इलेक्शन कमीशन के लिमिट्स के बावजूद। तो ये भी देखना चाहिए। और उनका जो संगठन है सिर्फ भाजपा का नहीं है, आपको पता है कि बहुत जगह में आरएसएस के लोग आके काम किए उनके लिए। मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मुझे पता है कि केरल के हर शाखा से 1, 2, 3 आरएसएस लोग तिरुवनंतपुरम भेजा गया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये टारगेटेड कंस्टिट्यूएंसी, ये प्रेस्टीज इलेक्शन है, इसको जीतना ही है। तो आप देखिए कि ये सब तो हमारे पास नहीं है। और सही बात है कि हमको वैसे भी जरा सा और करना चाहिए, लेकिन भाजपा आरएसएस जो कर रहे हैं ये आसानी से डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं कोई और पार्टी। हिंदुत्व की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में ये देखने को मिला है कि राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसी ही इमेज प्रोजेक्ट की है। आपको लगता है कि इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को? लेकिन ये फर्क है कि राहुल गांधी जो हिंदू धर्म के बारे में दिखाना चाहते थे वो एक इंक्लूसिव हिंदू धर्म, सबको एक साथ मिलके। और जैसे विवेकानंद साहब ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा that I respect that my faith is not only about tolerance, it is about acceptance, कि हम आपको, अगर आपका मजहब अलग है, हम उसको सम्मानित करते हैं, हम आपको इज्जत देते हैं और आप भी हमारे विश्वास को जरा इज्जत दे दीजिए। इस किस्म के हिंदुइज्म के लिए कांग्रेस पार्टी में रहते हैं। हम कभी हिंदुत्व के बारे में नहीं बोले। हिंदुत्व है एक राजनीतिक डॉक्ट्रिन है जो सिर्फ 100 साल से कम से रहा है। सावरकर जी ने जो लिखा था 1922 में हिंदुत्व के बारे में, उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी का विश्वास है हिंदुत्व। ये हिंदू धर्म एक चीज होती है और हिंदुत्व राजनीतिक विश्वास दूसरे होते हैं। और हम कभी भी कांग्रेस पार्टी के कोई भी ये सॉफ्ट हिंदुत्व सब बकवास है, क्योंकि हमारे ना सॉफ्ट ना हार्ड हिंदुत्व मानने के तैयार हैं हम तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बिलीव करते हैं। हम सेक्युलरिज्म जो कहते हैं ये नहीं कि हम धर्म के खिलाफ है या हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को कोई मजहब में जी सके। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सब लोग
सम्मानित रहें और सब लोग उनके मजहब में, उनके धर्म में जी सके और प्रैक्टिस कर सके। आप मानते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी एक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कांग्रेस में मजबूत करने के लिए, क्योंकि बहुत सा ऐसा कैडर है जो उनको प्रेसिडेंट के तौर पर देखना चाहता है? देखिए, प्रेसिडेंट तो है हमारे पास और उसने जो जिम्मेदारी उनको दी है, मेरे ख्याल में वो प्रेसिडेंट ही तय करेगा, उसके ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हम आपको 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि अगला बड़ा चुनाव जो है 2024 में होने वाला है, उसके लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हमसे बात करने के लिए देखिए, अब 2019 में प्रदेश की चुनाव में पहले काम करें, उसके बाद 2024 के बारे में बोलेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शैलेंद्र। तो ये थे डॉक्टर थरूर। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।